हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष की फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हमने जो चैप्टर नंबर 1 था उसको कंप्लीट पढ़ लिया था। अपने लगभग 15 या 16 लेक्चर हो चुके थे उस चैप्टर के। तो अब अपने छोटा सा एक टेस्ट भी रखा था। मैंने बोला था कि छोटा सा टेस्ट रखेंगे, तो छोटा सा टेस्ट रखा था जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके सेंड करना था, पर किसी ने किया, किसी ने सेंड नहीं किया। तो सॉल्व जिसने किया उसको मैंने रिप्लाई दे दिया है कि उसके कितने सही कितने गलत हैं। तो उसी का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। तो कैसे आंसर आते हैं उनके, क्या क्या रहता है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो देखते हैं। तो देखो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपने पास वो कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का पथ कैसा होता है। यानी वो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या था, अपने पास कोई भी नाभिक है, यहाँ पे अपना क्या है, कोई भी अल्फा पार्टिकल है, वो यदि यहाँ पे आता है तो उसका पथ कैसा होता है। तो वो पार्टिकल माना था अपन ने इस टाइप में लिया था, इसका अपन ने डेरिवेशन भी किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सीधा होगा, परवलय होगा, अति परवलय होगा या दीर्घवृत्त होगा। तो इसमें अपन ने जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ा है उसमें अपने पास एक ही ऑप्शन आया था, दो डेरिवेशन किए थे। एक तो इसका पद कैसा होता है, अति परवलय होता है, तो अति परवलय का इक्वेशन फॉर्म में भी प्रूव किया था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा अति परवलय दे रखा है, तो अति परवलय दे रखा है, बी क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी अपन इसको प्रूफ कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टक्कर प्राचल से रिलेटेड। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि टक्कर प्राचल का मान शून्य होने पर प्रकीर्णन कोण का मान क्या होगा। यानी इम्पैक्ट पर टक्कर प्राचल का मान यदि शून्य होता है तो प्रकीर्णन कोण का मान क्या होगा। यदि मैं बात करता हूँ टक्कर प्राचल और प्रकीर्णन कोण का रिलेशन की, तो b इज इक्वल टू के अपॉन में 2e कॉट 5/2 होता है। तो देखो b यदि वो कह रहा है कि टक्कर प्राचल है, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू यदि जीरो कर दे, तो यदि मैं इसको जीरो कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, k अपॉन में k की वैल्यू देखो 2kze² अपॉन में 2e, और ये क्या रह जाएगा कॉट 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये पूरा क्या कांस्टेंट है, ये इसको जीरो को मैं लिख सकता हूँ। ये कॉट जीरो कब होता है, जब 5/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा कॉट 5/2। अपन को 5 का देखना है तो कॉट से कॉट, तो क्या रहेगा अपने पास 5/2 इज इक्वल टू 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा पाई इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, पाई इज इक्वल टू 5। तो जो अपना आंसर आएगा वो कौन सा आएगा अपने पास, पाई इज इक्वल टू 5। कौन सा दे रखा है, फाई कितना होना चाहिए, यदि 5 डिग्री, यदि 5 डिग्री एंगल होगा तो उस पर इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपना जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है सेकंड का बी ऑप्शन, पाई में दे रखा है। ठीक है। थर्ड है अपने पास कि एक परमाणु संहति का मात्रक, यानी देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, वो अपन जानते हैं 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा कोई ऑप्शन शायद नहीं है, 1.67 नहीं है, पर इसको जो सॉल्व करते हैं तो 1.666 करके समथिंग कोई वैल्यू आती है, उसी को अपन ने क्या माना है 1.67 मान लिया था। पर यहाँ पे जो आंसर इसमें दे रखा है, यदि 1.67 होता तब तो 67 सही करते, पर यहाँ पे ऐसा कोई आंसर है नहीं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 4 नंबर का है। देखो 4 नंबर क्या कहता है कि 1 फर्मी किसके बराबर होता है। तो हर बच्चा जानता है कि 1 फर्मी किसके बराबर होता है, जो न्यूक्लियस जिसने पढ़ी है वो सब जानते हैं, 12वीं में भी पढ़ा था कि 1 फर्मी होगा वो क्या होगा 10⁻15 मीटर के इक्वल। तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसमें केवल 4 नंबर का सी, तो ये हो जाएगा सी। फिर देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन के लिए प्रचक्रण का मान क्या होगा। तो प्रचक्रण देखो मैंने पढ़ाया था, एक तो स्पिन होती है, एक क्या होती है अपने पास आइसो स्पिन होती है। तो दोनों चीज मैं बता चुका हूँ आपको कि स्पिन क्या होती है, आइसो स्पिन क्या होती है। तो यदि बात करते हैं अपन यदि स्पिन की बात करें तो देखो इसमें प्रोटॉन का भी 1/2 होगा और न्यूट्रॉन का भी कितना होगा 1/2। पर यदि बात करते हैं आइसो स्पिन की, यदि आइसो स्पिन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए तो 1/2 होगा, न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा माइनस का 1/2। तो इसमें पूछ रहा है देखो इंग्लिश में वैल्यू ऑफ आइसो स्पिन फॉर न्यूट्रॉन इज, तो आइसो स्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2। यानी जो 5 नंबर का है वो क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि वेग फिल्टर से वेग कण बाहर निकलते हैं, उनके वेग किस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो वेग फिल्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वेग फिल्टर के कण कैसे बाहर निकलते हैं, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी कौन से रिलेशन को फॉलो करती है, ई और बी के बेस पे। तो वो करेगा अपना
v इज इक्वल टू ई अपॉन में बी, यानी ऐसा कोई रिलेशन है यदि ई और बी का अनुपात यदि किसी वेलोसिटी के इक्वल है तो वही पार्टिकल वेग फिल्टर से क्या होगा, बाहर निकलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू ई बाई बी, जो आप सबको दे रखा है डी ऑप्शन, यानी 6 नंबर का कौन सा ऑप्शन है, डी। ऐसे अपन को 7 नंबर का क्वेश्चन है कि नाभिक की त्रिज्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो देखो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की रेडियस पूछ रहा है, तो नाभिक की सूत्र अपन जानते हैं आर नॉट 1/3। आर नॉट की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, 1.2 फर्मी से 1.3 फर्मी लेते हैं, और इसकी एवरेज वैल्यू अपन काम में लेते हैं आर इज इक्वल टू 1.25 फर्मी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, यानी 7 नंबर का हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 8 नंबर का क्या कह रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मॉडल में 8 और 16 नाभिक में अवयव कितने होंगे। नाभिक में अवयव की बात कर रहा है देखो, और वो मॉडल का नाम भी दे रखा है, मॉडल का नाम दे रखा है इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, कौन सा नाभिक दे रखा है अपन को, 8 और 16। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे। तो देखो प्रोटॉन कितने 8, न्यूट्रॉन कितने 8 और इलेक्ट्रॉन कितने 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे 24। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 24। तो टोटल एलिमेंट है 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा डी। फिर देखो 9 नंबर का क्या कह रहा है कि वह नाभिक जिसकी त्रिज्या OS 189 त्रिज्या की 1/3 है। देखो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई नाभिक है, माना एक नाभिक मान लिया अपन ने R1 इज इक्वल टू R0 A 1/3। ठीक है, ऐसे दूसरा नाभिक मान लिया R0 A 2 1/3। अब ये जो त्रिज्या दे रखी है OS 189 की 1/3 है, यानी वो कह रहा है कि ये जो नाभिक है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी 1/3 पार्ट है, यानी R2 इज इक्वल टू कह सकते हैं R1/3। तो देखो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1/R2। पहले भी ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। और TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च सेंटर जो बॉम्बे लगता है, इसका बहुत बड़ा एग्जाम लगता है, MSc एंट्रेंस के लिए भी लगता है, PhD एंट्रेंस के लिए भी लगता है। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है और आपके BSc बेस का है, तो क्वेश्चन हर में कंपटीशन में ऐसे ही आते हैं, बस आपको जरूरत है हार्ड वर्किंग की, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2। तो R1 की वैल्यू कितनी, देखो R0 A 1/3 और ये हो जाएगा R0 A 2 1/3। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, देखो R0 से R0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 189 की पावर 1/3 अपॉन में A2 की पावर 1/3। यदि मैं A2 को उधर भेजता हूँ तो A2 1/3 इज इक्वल टू 189 1/3 अपॉन में क्या हो जाएगा A2 की पावर 3 1/3 पूरे का करूँ तो ये क्या हो जाएगा A2 रह जाएगा, ये तो रह जाएगा 189 अपॉन में इसका कि वो 1/3 होगा तो क्या हो जाएगा 27, और ये कितना आएगा 7। तो देखो 7 से ये आता है, यानी जो A2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7, यानी ऐसा कोई 7 वाला नाभिक दे रखा है जिसकी A की वैल्यू क्या हो 7 हो। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे ही 7 आया और 7 आते सीधा सा अपन ने टिक कर दिया 7 and 14। तो 7 and 14 डायरेक्ट टिक नहीं करना है, क्योंकि वो ना Z की वैल्यू नहीं दे रहा, वो वैल्यू किसकी दे रहा है A की वैल्यू 7 दे रहा है। तो देखो A की वैल्यू 7 दे रहा है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। फर्स्ट नॉन दे रखा है, B दे रखा है 8 और 16, C दे रखा है 2He4 और D दे रखा है अपन को 7 and 14। तो बहुत जने कंफ्यूजन में क्या करते हैं, जैसे ही 7 दिखा और निकला फटाफट टिक लगाया 7 and 14, तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखना है कि वैल्यू किसकी निकली है, A की निकली है, ना कि Z की। तो A की वैल्यू 7 है, इसका मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो 9 क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। देखो फिर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 और 17 नाभिक के लिए देखो IIT JEM में आ रखा है। IIT JEM IIT संस्था एक एग्जाम करवाती है, कंपटीशन एग्जाम है, MSc एंट्रेंस करवाती है और PhD का भी करवाती है, गेट भी करवाती है। तो उसी MSc में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है जो IIT करवाती है, उसी का नाम है, एग्जाम का नाम IIT JEM। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 8 और 17 नाभिक की त्रिज्या के लिए, यानी वो कह रहा है कि देखो 8 और 17, यानी क्वेश्चन कहाँ है अपना जेम का, 8 और 17 कोई भी नाभिक दे रखा है और वो कह रहा है कि उसमें ए तो कितना है अपना 17 है, जेड कितना है 8 है और एन कितना है, एन आप नहीं दिया हुआ तो निकाल सकते हो कि कितना है 9 है। ठीक है, यानी ये एन कितना है 9 है। फिर वो कह रहा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है निम्न फॉर्मूले से, यानी म्यू
एफ दे रखा है इसने, ई एफ म्यू इफेक्टिव दे रखा है ई एच कट अपॉन में 2 जी जी और जे ये वैल्यू दे रखी है। तो ये अपन जानते हैं कि म्यू का फॉर्मूला म्यू भी जी जे म्यू भी होता है, तो म्यू भी इसका क्या मात्रक होता है, तो ये ई एच कट अपॉन 2 क्या म्यू भी है एक तरह से, जी इसकी वैल्यू है और जी अपन को निकालना होगा, जे क्या इसकी स्पिन है। तो यहाँ पे देखो इसने दे रखा है कि जी प्रोटॉन के लिए वैल्यू दे रखी है कि जो जी की वैल्यू है, अब ये जी कौन सा देगा, जी की वैल्यू कैसे निकलती है, जी का फॉर्मूला होता है जी एल प्लस माइनस जी एस माइनस का जी एल अपॉन में 2l प्लस 1। तो देखो इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है जी एस की, तो जी एस की वैल्यू दे रखी है 5.59 और जी एस न्यूट्रॉन की दे रखी है 3.83। ये तो किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, ये किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। यानी ये तो जी एस की वैल्यू हो गई। अब अपन जानते हैं कि यदि प्रोटॉन के लिए जी एल की बात करें, तो यदि जी एल की बात करें तो प्रोटॉन के लिए तो कितना होगा, 1 होगा, और यदि न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो n इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये किसके लिए होगा, जी एल के लिए। तो अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। देखो 8 और 17 में नाभिक के लिए ए दे रखा था, तो वो लिख लिया अपन ने, ये फॉर्मूला दिया रखा था, जी एस की वैल्यू दे रखी थी। और इसमें पूछ रहा है कि देखो हिंदी में तो इसने नहीं दिया हुआ शायद एक लाइन पर, इंग्लिश में जरूर दिया हुआ है कि वेयर जी इज इक्वल टू, यानी वो जी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी इस जी की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सी जी की, इस जी की। तो ये कैसे निकलेगी वो देखनी है। तो देखो जी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ प्लस लेना है या माइनस लेना, वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा सेल मॉडल से। तो सेल मॉडल क्या कहता है, देखो यहाँ पे 1/2 0 के लिए, 1 के लिए 3/2 और 1 के लिए 1/2, ऐसे 2 के लिए आ जाएगा अपना 5/2। तो देखो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 2 8 हो गए। अपन को कितने बनने, अब यहाँ पे देखो 8 तो इवन है, 9 न्यू ऑड है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं किसके लिए, ऑड के लिए। ऑड हमेशा कितना आता है, 9 के लिए। तो 9 के लिए अपन यानी जो भी निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, अपन n के लिए निकालेंगे। तो n के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, n के लिए निकालते हैं तो देखो इसमें j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 यहाँ आएगा, यानी j की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 5/2। ये हो जाएगा अपने पास, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। ऐसे ही स्मॉल एल की वैल्यू देखे तो स्मॉल एल कितना हो जाएगा, स्मॉल एल कितना 2 हो जाएगा। तो अपन बात करके प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो देखो j इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस का एस, एल कितना 2 हो गया, एस 1/2 होता है। यदि ये j के इक्वल आ जाता है, यानी j इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5/2, और अपना क्या 5/2, यानी यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो फॉर्मूला आएगा g इज इक्वल टू जी प्लस जी एस माइनस का जी एल और 2l प्लस का 1। तो देखो जी एल न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए जी एल कितना हो जाएगा 0, तो ये 0, ये प्लस जी एस की वैल्यू दे रखी है इसने, जी एस की वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए कितनी दे रखी है, माइनस का 3.83 अपॉन में 2l प्लस 1, तो 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपना माइनस 3.83 अपॉन में 5। तो लगभग आएगा ये आंसर 0.766 के समथिंग। तो देखो इसमें ऐसा कोई आंसर दे रखा है कि इसको सॉल्व करोगे 0.766 तो नहीं दे रखा, पर 0. माइनस का 0.77 जरूर दे रखा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल सब कुछ वैल्यू दे रखी थी, केवल आपको वैल्यू क्या ये वाला फॉर्मूला याद था और इसमें सीधी सी वैल्यू रख के जी की वैल्यू निकालनी थी। तो यही जी की वैल्यू निकालनी है। बहुत जने क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और वहाँ ने पूछा वेयर जी इज इक्वल टू किसके, जी किसके इक्वल होगा वो वैल्यू निकालनी है। और बहुत जने सीधा फॉर्मूला दे दिया तो सीधी इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर तो नहीं आ रहा तो कुछ भी टिक लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान से पढ़ना है। कई बार हिंदी में मिसिंग हो जाता है, इंग्लिश में सही दिया हुआ होता है। तो आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ा करो क्वेश्चन को, जिससे क्या हो जाएगा अपना आंसर सही निकले। तो ये IIT JAM का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर का कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में n कण थीटा कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, अतः dn/d थीटा का मान। देखो dn/d थीटा अपन डेरिवेशन तो नहीं निकाला, पर इसका आंसर क्या होगा बता देता हूँ। MSc बेस का ये cos स्क्वायर थीटा/2 और cot थीटा/2, यानी ऐसा कोई आंसर है तो वो है अपना 11th का क्वेश्चन नंबर, आंसर हो जाएगा बी। तो ये क्या हो जाएगा 11 नंबर का क्वेश्चन, MSc बेस का है, वैसे अपन ने नहीं निकाला इसको। फिर अपने पास कि अल्फा कणों के लिए रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में संगत पैरामीटर प्रकीर्णन कोण में संबंध
अपन ने दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व किया था क्या बी और स्कैटरिंग एंगल में यानी इम्पैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल में क्या रिलेशन होता है। तो बी इज इक्वल टू के अपॉन में 2e कॉट 5/2 यानी ये कांस्टेंट है तो ये समानुपाती किसके होगा अपने पास कॉट 5/2 के। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना कॉट 5/2 यानी जो 12 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही अपना नेक्स्ट है अपने पास 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6c13 और दे रखा है अपन को 7n13 यानी दो नाभिक दे रखे हैं और उसकी बंधन ऊर्जा में अंतर का कारण है। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर का है क्योंकि उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जब बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं तो उसमें 5 एनर्जी टर्म आती है तो उसी टर्म के बेस पे तो इसका आंसर होगा वैसे कूलाम ऊर्जा। क्यों होगा कूलाम ऊर्जा देखते हैं। कूलाम ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है माइनस का AC(Z)(1A1/3 होता है। ठीक है, यदि मैं इसका दोनों को अलग अलग निकालूं तो माइनस AC कॉन्स्टेंट ऐसे का ऐसे रहेगा। जेड की वैल्यू 6 माइनस 1 5 अपॉन में 13/1/3। ठीक है, यदि इसके लिए निकालूं तो माइनस का AC 7 और ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 13/1/3। तो इसमें डिफरेंस कहाँ से आएगा, ये कितना हो रहा है 42 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 30 हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 12 का। तो जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा केवल कूलाम एनर्जी वाली टर्म में आएगा। यही एक टर्म है जो क्या रहती है जेड पर डिपेंडेंट रहती है, तो इसलिए क्या है अपने पास कूलाम ऊर्जा पर निर्भर करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी, यानी जो 13 नंबर का क्वेश्चन है वो हो जाएगा सी। ये वाला जब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। फिर अपने पास देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर क्या कहता है, देखो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 1H2 और 2He4 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.1 यानी 1H2 की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 1.1 MeV और 2He4 की दे रखी है उसने 7.05 MeV। ठीक है, ये दोनों पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। अब इसको क्या कह रहा है कि 1H2 दो नाभिक मिल रहे हैं तो 1H2 प्लस का 1H2 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 2He4 बना रहे हैं। इसके साथ जो एनर्जी निकल रही है तो उसी एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने बताया था EB1 हो गया, ये EB2 हो गया, ये EB हो गया, प्लस का Q हो गया, Q हो गया। तो ये Q निकालने के लिए क्या करें EB, इसमें से ये दोनों जोड़ के माइनस करेंगे तो EB1 प्लस का EB2 हो जाएगा। तो EB की वैल्यू देखो, EB कितना बाइंडिंग एनर्जी है, ये फॉर्मूला क्या दे रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर, यहाँ पे दे रखी है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। तो ये हो जाएगा 4 × 7.05 माइनस का 2 इंटू क्या किया ए का मल्टीप्लाई इसके साथ भी किया, इसका ये था तो 4 से मल्टीप्लाई, इसका ये कितना था 2 तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 × 1.1। तो ये तो हो जाएगा 4.4 और ये हो जाएगा 520 लगभग होगा, ये सब जगह 28 पॉइंट की समथिंग होगा, इतना ही होगा शायद। मैंने सॉल्व कर रखा है तो आपको बता देता हूँ आंसर 28.05 होगा। तो 28.05 में से ये जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 23.8 MeV। तो 23.8 MeV आंसर है इसका डी। तो जो ऑप्शन में दे रखा है कि 14 नंबर का होगा वो क्या होगा डी होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो ये कौन सा हो गया अपना 14 नंबर का हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 15 की। तो 15 नंबर क्या कहता है, 15 नंबर पूछ रहा है कि 3 लिथियम 7 की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। देखो 3 लिथियम 7 दे रखा उसने, तो उसमें प्रोटॉन आप निकाल सकते हो 3 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 4 है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, उसमें MP की वैल्यू दे रखी है तो 1.00759 AMU। फिर दे रखा है उसने Mn दे रखा है 1.00898 AMU। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा है M3 लिथियम 7 दे रखा है 7.0653 AMU। ये तीनों चीज़ क्या दे रखी है इसने क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि ये तीनों चीज़ दे रखी है यानी प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ लिथियम, तो ये फॉर्मूला पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है जानते हो, ZMP प्लस का A माइनस ZMN माइनस का M3 लिथियम 7 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा अपना C²। तो देखो यहाँ पे C AMU में, तो ये क्या हो जाएगा देखो Z कितना है 4 × MP कितना 1.00759 प्लस 4 Mn कितना 1.00898
माइनस का एम लिथियम 7 कितना है 7.063 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 931.5 एम ई वी ओपन में सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये किस में आ जाएगा एम ई वी में। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ सॉल्व आउट करके, इसका आंसर आएगा वो लिख देता हूँ, लगभग आएगा, देखो ये टोटल सॉल्व करें 7.05869 माइनस का 7.0653 और मल्टीप्लाई करोगे इसका 931.5 से या 931 से, तो यह आ जाएगा 0.00661 931.5, तो लगभग 6.15 एम के समथिंग आएगा। तो इसको ये मैंने सॉल्यूशन कर रखा है इसलिए मैंने वैल्यू देख के लीजिए, बाकी आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, फिर क्या था अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि नाभिक का घनत्व कितना होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने बता भी रखा है। कल मैंने एक जने को बताया था तो उसने बताया था कि नाभिक का घनत्व में ये 1 क्यों लेना है। तो देखो नाभिक का घनत्व क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है, ये वाला होता है अपने पास। तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन में आयतन कैसा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि नाभिक का घनत्व होता है, तो नाभिक का घनत्व की रेंज दे रखी है। तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 3m/4 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब क्या होता है, आर अपन जानते हैं r0 a 1/3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3m अपॉन में 4 पाई r0 क्यूब और a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपने पास m यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा a, तो a से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व आउट करोगे यानी ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -45 आएगा। r0 क्या होता है 1.2 फर्मी लोगे तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग आएगा 10 की पावर 17। तो इसका जो मैंने पीछे वाला लेक्चर पढ़ाया उसमें मैंने निकाल भी रखा है, तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये क्या था अपना पास द्रव्यमान मतलब ये निकलेगा कैसे, सीधा ए से। यदि सॉल्व करना है आपको इसको तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 3m, अब m की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1.67 10 की पावर -27 और a दे रखा हो तो a यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो a की वैल्यू 1। ऐसे ये क्या होगा अपने पास 4 इंटू 3.14 इंटू 1.25 फर्मी का इस क्यूब और a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो a से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला बचेगा। और इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आएगा 7.2 इंटू, देखो वैल्यू परफेक्ट वैल्यू तो आएगी इसकी 0.7262 10 की घात 18 kg आ रही है, पर यह आता है 7.2 10 की घात 17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये इसका क्या आ जाएगी डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसका घनत्व भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी जो सोलवे का ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। फिर वो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है अपने पास जो 70 नंबर का है। 70 नंबर का कह रहा है कि 3 लिथियम साबित नाभिक का प्रचक्रण होगा, यानी 3 लिथियम 7 कोई नाभिक है और उसका जे पूछ रहा है यानी स्पिन पूछ रहा है। तो सेल मॉडल से निकाल सकते हैं 1/2, 0 के लिए 1, 3/2 के लिए ये हो जाएगा 3/2 के लिए और 1/2 के लिए। तो किस में पढ़ने, देखो प्रोटॉन का निकालेंगे या न्यूट्रॉन का निकालेंगे। तो प्रोटॉन का तो हो जाएगा 3, न्यूट्रॉन का हो जाएगा 4, ऑड के लिए निकालते हैं तो 3 हो जाएगा। तो 3 किस में आएगा, इसमें आएगा। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास जे की वैल्यू 3/2 यानी 3 लिथियम 7, देखो बी ऑप्शन। तो 17 का हो जाएगा अपने पास बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना 17 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो ये हो गए अपने 17 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं अपन 18 नंबर पे। 18 नंबर देखो क्या पूछ रहे हैं, देखो 18 नंबर पूछ रहा है कि कोई नाभिक दे रखा है 10x20, तो नाभिक की प्रति न्यूक्लियम बंधन ऊर्जा होगी, यानी mh दे रखा है, mn दे रखा है, mh। तो इसमें तो देखो करना तो कुछ नहीं है, वैसे आप निकाल सकते हो। mh दे रखा है 0.07825 mu, mn दे रखा है 1.00865 mu
और जो m 10x 20 दे रखा है वो दे रखा है अपन को 19.92 AMU। तो ये कैसे होगा अपने पास, देखो बाइंडिंग एनर्जी निकालने की सबसे पहले तो अपन को पर न्यूक्लियम पूछा, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होगी, तो वही ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस क्या हो जाएगा M10XB और साथ में क्या हो जाएगा 931.5 MeV। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी वैल्यू आएगी लगभग, आपको सॉल्व करोगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आएगी 161.05 MeV। अब वो कह रहा है पर न्यूक्लियन की, तो पर न्यूक्लियन जानते हैं कि पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं, EB अपॉन में A का डिवाइड, तो 161.05 अपॉन में A का डिवाइड कितना, A कितना है 20, तो ये आ जाएगा 8.05 MeV, ये आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अपना A ऑप्शन, यानी 18वां क्या हो जाएगा अपना A ऑप्शन। तो ये हो जाएगा अपना A। फिर देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 19 नंबर का है, जो कह रहा है कि निम्न सूत्र सत्य है, यानी फॉर्मूला दे रखा है और कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है और इनकरेक्ट है वो चेक करना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड दे रखा है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है M माइनस A अपॉन में A होता है। ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें नहीं दे रखा, इसको सॉल्व करके दे रखा है, तो ये क्या होगा F A इक्वल टू M माइनस A हो जाएगा। तो ये A इधर आएगा तो F A प्लस का A इक्वल टू M, तो देखो ये कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा F प्लस 1 इक्वल टू M, ये हो जाएगा अपने पास A F प्लस 1 इक्वल टू M। तो ऐसा कोई फॉर्मूला दे रखा है, तो M A F प्लस 1 दे रखा है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा D, यानी 19 नंबर का क्या हो जाएगा अपने पास D ऑप्शन। ठीक है, ये अपना क्या हो गया सीधा सा फॉर्मूला था, इसको मैंने पहले भी सॉल्व कराया था, वापस आज करा दिया कि इसका आंसर कौन सा आएगा D आएगा। ठीक है, M इक्वल टू A F प्लस 1। फिर दे रखा है नेक्स्ट की नाभिक की त्रिज्या दे रखी है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। नाभिक की त्रिज्या दे रखी है R इक्वल टू 5.2 फर्मी और कह रहा है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, यानी A क्या करना है अपन को ज्ञात करना है, तो और R0 दे रखा है अपन को 1.3 फर्मी। ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूला जानते हो R इक्वल टू R0 A1/3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास त्रिज्या, तो 5.2 इंटू 10 की पावर -15 इज इक्वल टू R0 क्या हो जाएगा 1.3 10 की घात -15 इंटू A की पावर 1/3। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये बचेगा अपने पास 5.2 अपॉन में 1.3 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और A की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1352, यानी ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास A, यानी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा अपना 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा अपना C। तो ये हो जाएगा 20 नंबर का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा C। तो इस तरह से ये क्या था आपका छोटा सा टेस्ट था ऑब्जेक्टिव। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो मैंने आपको एंड पेज में अपनी खुद की राइटिंग से लिखकर शो किए हैं। तो ये सभी क्या आपके क्वेश्चन आ रखे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपने यदि चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वो क्वेश्चन क्या आपको आराम से मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर से विदाई लेते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर फोर्स का जो चैप्टर है इसी यूनिट का, उसी के साथ। तो आप सभी को धन्यवाद। तो आप ये वाले क्वेश्चन लिख लेना और जिसने आंसर सेंड नहीं किए वो आंसर भी एक बार आप मिलान कर लेना कि ये आंसर सही आ रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में नई क्लास के साथ।